लेट्स नो एन एक्सपर्ट टॉक पॉडकास्ट में मैं आप सभी लोगों को फिर एक बार वेलकम करता हूँ। ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जो इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि लेट्स नो ये हमारा एक एक्सपर्ट टॉक है, जिस पॉडकास्ट में हम आपकी मुलाकात उस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं। आज के इस सेकंड पॉडकास्ट में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कर रहा हूँ जो पिछले 15 सालों से इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है और साथ ही साथ एक खास बात है कि सर एक खुद इंग्लिश मीडियम की स्कूल भी रन करते हैं, एक स्पोकन एकेडमी भी करते हैं। आज के पॉडकास्ट में आप आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं आपको आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपके बहुत सारे डाउट सर से क्लियर कराना चाहता हूं। तो मिलते हैं शेख रुखमान सर से, जो एक एक्सपर्ट है इंग्लिश के। सर बहुत बहुत वेलकम आपका आज के पॉडकास्ट शो में। कैसे हैं आप? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। सर, पिछले 15 साल से आप इंग्लिश बच्चों को ट्रेन करा रहे हैं, उनको इंग्लिश की टीचिंग दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप एज अ मेंटर, एक टीचर, इंग्लिश के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, इंग्लिश के बारे में जहाँ तक इंग्लिश इंडिया में इसे लैंग्वेज 3 या लैंग्वेज 2 भी कहा जाता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया यहाँ तक कि मैंने इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए मुझे मौका मिला। मैं पूना, हैदराबाद, यहाँ तक कि राजस्थान भी गया, तो वहाँ पर देखा कि इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को ऐसे ट्रीट किया जाता है और हमारे पास हमारी खुद की मदर टंग होती है। मदर टंग मतलब अपनी सब्स्टिट्यूट होने की वजह से हम थोड़े से मेहनत नहीं करते। हमको क्या लगता है, रहने दो ना, अपने पास मराठी है, राजस्थानी लैंग्वेज है, उर्दू है, कच्छी है। इस वजह से हम कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन करते हैं तो हम हमारी मादरी जबान में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम वी फील कंफर्टेबल इन आवर मदर टंग। दैट्स व्हाई हम इंग्लिश की तरफ थोड़ा सा एक सौतेला व्यवहार भी करते हैं। ये मुझे समझ में आया। सर, हर कोई इंग्लिश को जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बोलना चाहता है। बहुत क्रेज है इस लैंग्वेज का। क्या वजह है, क्यों क्रेज है इस लैंग्वेज की? हाँ, मैंने देखा है कि इंडिया में आज भी अगर कोई इंग्लिश में बातें करता है तो जो सुन रहे हैं उसे सुपेरियर समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया है। आज भी इंडिया में इस तरह का भी माहौल है। कुछ बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट की वजह से इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी भी उनको हो जाती है, इंफीरियर स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। इतना इंग्लिश का, आप इसे इंग्लिश का डर बोलेंगे या फोबिया बोलेंगे, या कुछ इसमें कोई स्पेस ऐसा रह गया है जैसा गाइडेंस है, तो ये फोबिया बच्चों का लैंग्वेज को लेके बढ़ता ही जाता है। इस पे क्या कहेंगे? मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से, अभी महाराष्ट्र में 2000 राइट नाउ 2000 से इंग्लिश फर्स्ट स्टैंडर्ड से स्टार्ट की गई। Okay. मैं देखता हूँ जब बच्चा 10वीं तक है, 12th पास हो जाता है, इवन ग्रेजुएट भी हो जाता है, तो वो इंग्लिश में इजीली अपने आप को कंफर्टेबली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसकी वजह मैंने ऐसा महसूस किया कि इंग्लिश को यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट सिखाया जा रहा है, ना कि लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। होता क्या है, जैसे आपको मालूम है LSR, ये जो LSRW, ये जो स्किल्स है LSRW, तो होता क्या है, हम परसेंटेज पे ध्यान देते हैं और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, राइटिंग पे ध्यान देते हैं। तो हमारे ज़्यादातर फोकस हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग राइटिंग पे दे रहे हैं, ना कि स्पीकिंग पे दे रहे हैं। तो हमको चाहिए कि सब बैलेंस रखा जाए, स्पोकन पे भी ध्यान जाए, स्पीकिंग स्किल भी डेवलप की जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये जो इनका जो फोबिया है, फियर ऑफ स्पीकिंग या फियर ऑफ बीइंग लॉफ्ट एट, ये कम हो जाए। सर, आपकी परमिशन से एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ।
आप मराठी मीडियम से पढ़े, राइट? जी। तो जैसे एक मराठी मीडियम का स्टूडेंट है, तो ये आपकी जो पर्सनल जर्नी रही इंग्लिश को लेकर, मराठी मीडियम में तो एक ही सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, फिर आपने इंग्लिश कैसे सीखी? हाँ, जब मुझे इंग्लिश सीखने का पैशन रहा या जुनून था, तो मैं क्या करता था, मेरे जो मेंटोर, जो मेरे टीचर थे, मैं उनको पूछता था मैंने क्या करना चाहिए। तो एक टीचर ने मुझे बताया कि आपके दोस्त होना चाहिए, आपको इंग्लिश में बात करने के लिए आपके खुद के दोस्त होना चाहिए। तो मैंने देखा मुझे 8 दोस्त थे, लेकिन 8 में से 8 को इंग्लिश में नहीं था, ये इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। उसमें से एक दोस्त देखा जिसको इंटरेस्ट था, लेकिन उसको बोलना नहीं आता था। तो मैं क्या करता था, मैं खुद पहले सीखता था और उनके घर पर शाम में 8 या 9 बजे मैं उनके घर पर जाता था। घर के उस समय मेरे पास साइकिल थी, मैं साइकिल उनके घर के बाहर पार्क करता था और हम दोनों इवनिंग वॉक के लिए निकल जाते थे। अब होता क्या था, मैंने जो सीखा, फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, अगर मैंने ये सीखा तो मैं मेरे दोस्त के साथ शेयर करता था और मेरा दोस्त को बहुत ही इंटरेस्ट था। मैंने एक सेंटेंस बोला तो वो मुझे रिटर्न में 10 to 20 सेंटेंसेस देता था। वेरी गुड। तो इस तरह क्या हुआ, विदाउट पेन पेपर हमने बातें कर करके सीखा। आपको एक कंपेनियन मिला। तो आपको चाहिए कि आप बोलो, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी मिस्टेक्स नहीं समझ में आएंगी। अच्छा। हाँ, तो बोलना जरूरी है। सर, आप बोलते वक्त मिस्टेक समझ में, मतलब फिर आपके साथ में तो सुनने वाला फिर एक्सपर्ट होना चाहिए, उन्हें मतलब आपके मिस्टेक निकाल सके। तो वैसा भी एक फ्रेंड अगर मिल जाए तो एक बेस्ट कंपेनियन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पिछले 10 या 15 साल से स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ट्यूशन दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं। कौन से स्टूडेंट या आपका जो स्टूडेंट क्लास और स्टूडेंट है, ये मतलब कितने कैटेगरी के बच्चे आते हैं? ये 10th के बिफोर के स्टूडेंट आते हैं, इसमें हाउसवाइफ भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं, कौन कौन होता है, उसमें क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैंने देखा है कि अब इंडिया में हर स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना चाहता है। तो हर तरह के स्टूडेंट हैं, कोई 7th पास या 8th पास भी होता है, या 12th पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, ये ग्रेजुएट भी आते हैं। इवन मैंने ऐसे देखे कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन they went to Dubai to do job, but they failed because they didn't have proper knowledge, and they return and then they join my classes. ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनको इंग्लिश सीखना है। क्या जरूरी है सर इंग्लिश सीखने के लिए? क्या होना चाहिए स्टूडेंट में? इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको दूसरा कोई मोटिवेट कर रहा है तो नहीं चलेगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। और सेकंड थिंग, एनवायरनमेंट आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में इंग्लिश बोलेंगे तो जो नहीं बोलना चाहते वो आप पे हंसेंगे और हंसकर आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि कौन हंसेगा और कौन नहीं हंसेगा, उनके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। और अगर आपने लाइफ के सिर्फ 2 से 3 महीने भी देते हैं, 2 से 3 महीने भी देते हैं, जिंदगी के आपके 2 से 3 महीने देते हैं, दैट इज इनफ, आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। सर, हमने देखा है कि इंग्लिश को भी एक बड़ा कमर्शियल मार्केट है, लोग इसकी ऐड करते हैं और ऐसा क्लेम करते हैं कि हम आपको 100% इंग्लिश स्पीकर बना के रहेंगे। तो ये पॉसिबल है स्पोकन क्लासेस में कि क्लासेस ज्वाइन कर ली और वो 100% फ्लुएंट स्पीकर बना, या फिर ये मार्केटिंग का फंडा है? हाँ, ये मार्केटिंग का फंडा है। मैंने देखा है कि 16 दिन में आपको इंग्लिश सिखा देंगे। होता क्या है, ऑलरेडी 10th 12th पास जो स्टूडेंट है पिछले 12 साल से इंग्लिश सीखते आ रहा है, ऑलरेडी उसके पास वोकैबुलरी है। ओके। इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो 16 दिन की क्लास में आपको क्या होता है, एक इन्वायरमेंट दिखता है और आप ऑलरेडी वोकैबुलरी होने की वजह से, ऑलरेडी आपको ग्रामर का नॉलेज होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिला है, इन्वायरमेंट मिला है। इन्वायरमेंट इज द सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सही कहा आपने, इन्वायरमेंट ऑफ द सीक्रेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। पर क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चा तो आपके पास स्टूडेंट 1 ही घंटा होता है, फिर आप उसे 1 घंटे में इन्वायरमेंट देते, बाहर तो फिर उसका इंटरेक्शन पूरा मदर टंग में होता है, तो फिर वो उस फ्लो में रहने के लिए कैसी प्रैक्टिस करें? हाँ, अगर वो 4 दीवारी यानी हमारे स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में बोल रहा है और बाहर नहीं बोल रहा है तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। उसको चाहिए कि भले ही वो 1 घंटा आउट ऑफ क्लास
भले ही 1 घंटा, अगर वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ प्रैक्टिस करता है तो दैट इज इनफ 1 घंटा। लेकिन ये क्लासरूम के बाहर जाकर उसको 1 घंटा बोलना ही बोलना। अच्छा, जरूरी नहीं कि 24 घंटे। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन स्पोकन के बारे में लेते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसा हम भी बचपन से सुनते थे कि अगर तुझे इंग्लिश आनी है तो फिर तुझे टेस्ट आना पड़ेगा, इंग्लिश का ग्रामर आना पड़ेगा। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज और उसका ग्रामर या उसके टेस्ट, ये कितने कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को? हाँ, ग्रामर जरूरी है, मैं नहीं कहता हूँ कि ग्रामर जरूरी नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो ऑर्डर जो होता है ग्रामर और स्पोकन का, हम क्या करते हैं, मैंने देखा हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिद करते हैं कि पहले ग्रामर सीखो, ग्रामर सीखो, ग्रामर सीखो। हाँ जरूरी है, लेकिन इसको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करो। पहले स्पोकन, ओके, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं, छोटे स्मॉल सेंटेंसेस अगर बोल रहा है, फिर ग्रामर सीखो। स्टेफन क्रेशन एक लिंग्विस्ट है, उन्होंने एक 5 हाइपोथेसिस दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ग्रामर एक्ट एज अ मॉनिटर। अगर मैं कह रहा हूँ ही गो टू स्कूल और यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक मॉनिटर है और मुझे बार बार वो रोक रहा है, रोक रहा है। हाँ, तो ये मॉनिटर होना चाहिए, लेकिन पहले मैंने बोलना चाहिए। अच्छा, बोलूंगा, मिस्टेक करूंगा तो मुझे वो रियलाइज फिल्टर। कर। ओके, वेरी गुड। पहले तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट को आफ्टर 10 12 के बाद में बच्चे आपके पास आते हैं। अब आपका इंग्लिश का इंटरेस्ट देखते हुए आपने एक न्यू स्कूल भी ओपन की है। आप तो बड़े अर्ली एज से बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज की आप ट्रेनिंग देने लगे। एजुकेशन आपका ये जो विजडम एकेडमी है और ये आपका प्री प्राइमरी जो स्कूल है, इस स्कूल में भी आप, जाहिर सी बात है, आप 15 साल से इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीज़ें आप तो एक्सपर्ट हो गए। तो अब ऐसी कौन सी चीज़ आप, मतलब लैंग्वेज तो आपका प्राइमरी फोकस है स्कूल में, तो अब आप जो आपके स्कूल में है तो आप उस चीज़ को कैसे मेंटेन कर रहे हो? क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपको 2-3 साल से बच्चों के लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को लेकर? आपके स्कूल में आप किस तरह से वो इन्वायरमेंट दे रहे हो बच्चों को? क्या आपके स्कूल में अगर कोई आपको देख कर एडमिशन दे रहा है तो वो यही सोच के दे रहा है कि सर को हम 15 साल से देख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आपके स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे विजडम इंग्लिश एकेडमी इस नाम से स्कूल शुरू किया है, जो अभी 3 साल कंप्लीट हो गए, अभी 4th ईयर जून 2020 से शुरू होगा। इसमें मैंने नोटिस किया कि जो लास्ट ईयर जिसने एडमिशन लिया वो बच्चा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहा, उसको मैंने खुद और या टीचर ने नहीं पढ़ाया मेरे स्कूल में। लेकिन मैं एक बार क्या हुआ, लंच कर रहे थे सभी स्टूडेंट्स, तो वो बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा सर प्लीज ओपन द टिफिन बॉक्स। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि वो बच्चा को मैंने नहीं सिखाया, टीचर ने सिखाया, तो मैंने हैरान हो गया कि बच्चे सीखा कैसे। तो मैंने फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ये जो हमने 3 साल से जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, जो उसके जो क्लासमेट थे, जो सीनियर थे, वो बोल रहे थे कि प्लीज ओपन द बॉक्स, प्लीज ओपन द बॉक्स, तो उसने वो सुनकर कॉपी किया। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, और बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। ओके, यस, हाँ, कॉपी करते हैं, तो कॉपी कर रहे हैं, भले वो उसके घर में वो नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पे सुनकर वो बोल रहा है। तो ये एक इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया बात है, वेरी नाइस। आपने जो बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया है ओके, तो वो सिलेबस का कितना रोल है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर और ओवरऑल उसकी जो डेवलपमेंट है? तो आपका क्या ऐसा, मतलब सिलेबस जो कंटेंट है वो क्या, कैसे आप डिजाइन किए? देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं जब भी आते हैं सीबीएसई पैटर्न या सीबीएसई ऐसा पूछते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, बुक्स और टीचर से ज़्यादा बच्चा खेल कर सीखता है, प्ले वे मेथड से सीखता है, एक्टिविटी करके सीखता है। तो जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ रहेंगे, जितना ज़्यादा टीचर जो है अलग अलग मेथड यूज करेंगे, उतना ज़्यादा बच्चों में चेंजेस आते हैं टीचिंग मेथड से। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर क्या है, ABCD अल्फाबेट इंग्लिश पढ़ा रहे, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एंड दिस इज H फॉर हिम, इस तरह से बताते हैं।
लेकिन ये मेथड मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यही मेथड नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे भी मेथड है। जैसे कि आप बच्चों को अब ABCD तो आगे, मतलब उनको क्या हो गया है, नोन हो गया है, लेकिन रिकग्निशन नहीं होता है। जी के पास आप फिंगर रखे पूछे क्या है, जी नहीं बता पाएंगे। तो अब उनको ऐसे एक्टिविटीज लेना पड़ेगा कि वो जी के बारे में सीखे। जैसे एक है मैजिक बैग, तो मैजिक बैग में प्लास्टिक ABCD रख देंगे, टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट खुद अपना हाथ उसमें डालेगा और फील करके वो जो लेटर बाहर निकालेगा, तो वो देखकर फिर भी बोलेगा या फिर टीचर बताएंगे या एक दूसरा उसका क्लासमेट बताएंगे। तो ऐसे एक्टिविटीज हो सकते हैं। जैसे रोप होती है, रस्सी होती है, रोप से भी लेटर बनाए जा सकते हैं। अच्छा। रोप पर क्या होता है, फिर बच्चे उस पर पैर से उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। डिफरेंट क्रिएटिविटी है, एक्टिविटीज लेना है, क्रिएटिविटी। ये सर बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे स्कूल्स में ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि स्कूल है, स्कूल की बड़ी बिल्डिंग है, मगर ये चीज़ें नोटिस की है कि ओवर क्राउडेड क्लासेस है। तो एक टीचर को पॉसिबल है 50-60 स्टूडेंट की क्लास को कवर करना और वो एजुकेशन देना जो वो टीचर चाहती है या चाहता है। और क्राउडेड क्लासेस में बच्चे पढ़ सकते हैं। यही बहुत बड़ा मसला है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पर जो टीचर स्टूडेंट रेशो है बहुत ही डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने देखा बहुत सारे स्कूल में एक क्लास में 60 स्टूडेंट, और 60 स्टूडेंट्स मोर देन 60 भी होते हैं कहेंगे, तो उसमें 5-6 स्टूडेंट नॉटी स्टूडेंट भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, टीचर को पढ़ाने नहीं देते, डिस्टर्ब करते हैं। तो स्टैंडर्ड एज पर NCERT टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है 1:30 है, 1:30, बहुत होगा 35। और प्राइमरी प्री प्राइमरी में तो 1:20 स्टूडेंट का टीचर स्टूडेंट का रेशियो है। तो इससे क्या होता है, एक टीचर अगर उसके क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट है तो अच्छे से फोकस कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो क्या अपने जो पढ़ाने का है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और अच्छे से जो टीचिंग करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा मतलब मैं मेरे स्कूल में भी खुद क्या करता हूँ कि टीचर स्टूडेंट जो रेशो है कम से कम 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्पेशली प्री प्राइमरी और प्राइमरी। सर एक स्टूडेंट को, जैसा आपका स्कूल नर्सरी से है, तो क्या देखते हैं आप एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चों को बचपन से, हर स्टूडेंट तो अलग अलग होता है, हर एक की एबिलिटी, उसके सोचने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। तो उसकी जब पर्सनालिटी जब ग्रोइंग अप में होती है, जब ग्रोथ होती है, तो स्कूल और टीचर का रोल बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में टीचर का रोल क्या होना चाहिए। देखिए किसी भी दुनिया की किसी भी क्लास में जाइए, वहाँ पे हर तरह की क्लास में 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे, एवरेज, बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो लर्निंग डिसऑर्डर से भी मुतासिर हो रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो जीनियस भी हैं। तो ये तीनों तरह के स्टूडेंट टीचर को पता होना चाहिए। अगर टीचर को पता है तो जब वो डील कर रहा है किसी बिलो एवरेज स्टूडेंट को या किसी लर्निंग डिसऑर्डर स्टूडेंट को, तो उस समय क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो इरिटेट नहीं होगा। तो ये अगर ये नॉलेज है टीचर को, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं एजुकेशन के लैंग्वेज में, तो वो अच्छे से उनको समझ के उनके हिसाब से टीचिंग मेथड्स को, अलग अलग टीचिंग मेथड्स अप्लाई करके वो बच्चों में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, अगर टीचर को ये उसको ऑलरेडी पता है तो। सर जैसे स्कूल में पेरेंट्स की हमेशा एक शिकायत होती है कि होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क दिया तो फिर चेक नहीं किया, और फिर टीचर की, पेरेंट्स की ओर से शिकायत होती है, टीचर की भी एक साइड होती है कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो। ये होमवर्क इतना इम्पोर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं नहीं कहूँगा कि होमवर्क नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कुछ पेरेंट्स मैंने देखे
होमवर्क डिमांड करते हैं हमारे बच्चों को होमवर्क भी। उनका इंटेंशन क्या होता है कि होमवर्क इसलिए तो क्योंकि उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा है, स्कूल के बाद ट्यूशन को भेजा है। अब ट्यूशन के बाद जब बच्चे घर पर आ रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब खेल रहे हैं तो पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा और भी इंगेज है। अब कैसा इंगेज करें कि उसको होमवर्क चाहिए। अब होमवर्क क्या चाहिए, लिखने के लिए दीजिए। अब लिखने के लिए दीजिए तो फिर टीचर दे भी देंगे, लेकिन ये गलत तरह का होमवर्क है। ये ऐसा होमवर्क नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप आपके बच्चों को क्लर्क बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते। तो राइटिंग वर्क से वो ज्यादा लिख रहा है तो क्लर्क ही बनेगा, उसको बोरियत फील होगी बार बार लिखने। क्लर्क का काम क्या होता है, लिखने का काम होता है। तो होमवर्क हो, लेकिन कैसा हो, मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपके 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट आप अपने बच्चे के साथ बैठिए और सिर्फ बैठ के पूछिए कि आज आपके स्कूल में क्या सिखाया है। अगर आप रोजाना, अगर आप मदर पेरेंट है तो 3 डेज मदर ने पूछना चाहिए, 3 डेज फादर ने पूछना चाहिए। इस तरह से पूछेंगे तो बच्चा भी क्या होगा, अरे आज पूछने वाले मम्मी पापा ये पूछेंगे, तो पूछने से पहले प्रेशर रहेगा और उसकी यहाँ पे उसकी स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होगी। उसको आप क्वेश्चन भी करेंगे तो क्वेश्चन से कैसे इंसान की थिंकिंग स्किल डेवलप होगी। तो होमवर्क हो, राइटिंग, ऐसा आप जिद मत कीजिए कि राइटिंग वर्क होना चाहिए। राइटिंग वर्क भी हो, थोड़ा हो, क्लर्क मत बनाओ। एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थी, उसमें लॉर्ड मैकॉले था और उनको यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए थे और एम्प्लॉय के लिए वो इंग्लैंड से यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसलिए क्या किया, यहाँ के इंडियन लोगों को क्लर्क, उनके दिमाग में था कि हमको क्लर्क चाहिए। क्लर्क मतलब खाली लिखने वाले लोग थे। तो वही सिस्टम अभी तक कंटिन्यू होते हैं। तो अगर आप क्लर्क बनाना है तो लीजिए होमवर्क, राइटिंग होमवर्क लीजिए। अगर नहीं बनाना है तो आप बच्चे के साथ बैठिए। ओवरऑल पूरे कन्वर्सेशन में एक लास्ट ब्रीफ मैसेज आप पेरेंट्स को क्या देना चाहते हैं? हाँ देखिए, आज हर पेरेंट अपने बच्चों को, चाहे वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का, कौन सी किसी भी कैटेगरी का हो, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना चाह रहा है, कितनी भी फीस भरने के लिए तैयार है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फिर भी जब बच्चा 10th 12th होने के बाद फिर और पेरेंट वही बच्चे को और फिर से लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये बच्चा हमारा सुन रहा ही नहीं है। फिर मैं वो बच्चों को बोलता हूँ ऐसा कीजिए, वो बच्चा एज अ रिस्पेक्ट वो मेरे से हाँ जस्ट ही शेक हिज हेड सुन लेता है, लेकिन जो करने का वही करता है। तो मैं पेरेंट को चाहूँगा कि बच्चे सुनकर कभी नहीं सीखते, बच्चे आपको सुनकर कभी नहीं सीखते, बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करो, वो आपको सुने, तो आपको चाहिए कि पहले आप भी खुद कीजिए जो आप देखना चाहते हैं आपके बच्चों में, जो आपको चाहते हैं कि आप यार बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो आप भी कुछ लेकर बैठिए। आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाज पढ़े तो फिर आप भी नमाज को जाइए, उसे मत बताइए। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे सुन के नहीं सीखते, बच्चे देख कर सीखते हैं। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप उनके सामने एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट कीजिए और ऐसा बताकर मत कीजिए। आपको सिर्फ करना है, ऑटोमेटिक वो देखेंगे और सीखेंगे। तो डियर व्यूअर्स, आज हमारे लेट्स नो के एक्सपर्ट टॉक सेकेंड पॉडकास्ट में हमने सर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे वो बड़े ही इंफॉर्मेटिव थे। उससे बहुत सारी चीज़ें, आपके बहुत सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। और लैंग्वेज, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, बट इंग्लिश लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ नॉलेज कहा गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया है। तो ज़रूर हमने उसको सीखनी चाहिए, ज़रूर उसको समझना चाहिए। कोई लैंग्वेज सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंडीशन ये है कि आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिले। तो उसी एक्सपर्ट गाइडेंस को आज हमने कवर करने की कोशिश की है। सर, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। होप वी विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू मुज़म्मिल सर, एंड थैंक यू लेट्स टॉक इस पॉडकास्टर कि उन्होंने मुझे मौका दिया और अपनी बात रखने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सर।